गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहले मैंने आपको शरणागत पाठ का जो शुरुआत की थी वो रज्जब अपना कारोबार पूर्ण करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। मार्ग बीहड़ एवं सुनसान था। इस साथ में स्त्री थी जिसको कि बुखार आ रहा था। बैलगाड़ी किराए पर करने पर खर्च ज़्यादा पड़ता, इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसने अपने व्यवहारियों से अर्थात जिनसे लेन देन करता था उनसे उसने रात भर के स्थान की याचना की, परंतु लोगों ने उसे कर्मण्य एवं अकर्मण्य ढोर लुके छिपे बेचे थे, और साथ ही साथ जो साथ में स्त्री थी उसके पहनावे के कारण जात छिपाने से काम भी नहीं चल सकता था, और दूसरी तरफ थी उन लोगों ने जो लुके छिपे बेचे थे जिससे थोड़ी देर में तरह तरह की बातें फैल जाती, इसलिए किसी ने भी उसे आसरा नहीं दिया। सबने इनकार कर दिया। यहाँ तक आपको करा दिया गया था। अब आगे देखिएगा। दूसरी कहानी है कि गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। ठाकुर क्या है? ऊंची जाति का, और उनकी विशेषता क्या है? गरीब है। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे, वह काम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वह ऊंची जाति का था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और जिसको जो कि लगान के तौर पर वह अन्य लोगों से उसे जुतवाता, यानी उस पर अन्य उत्पन्न करवाता था। निज माने अपना कोई भी हल बैल न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। अपना थोड़ी सी जमीन थी, गरीब ठाकुर थे, दूसरे लोग उनका कार्य को करते थे, लेकिन वो कितने आसानी, क्योंकि वो ऊंची जाति का है, इससे 2-3 साल का जो पेशगी लगान वसूल कर लेने में उन्हें कोई कठिनाई न होती। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी माने महल के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे। यद्यपि उनका घर छोटा सा ही था, लेकिन उस छोटे से घर को भी, छोटे से मकान को भी लोग क्या कहते थे? गढ़ी यानी महल के व्यंजक यानी उलाहना के तौर पर। व्यंजक यानी कोई भी बात हम सीधे ना कहें उसको कि ये इनका ठाकुर का महल है। तो यद्यपि वह छोटा सा मकान था, उसे जब वो महल कहते थे तो वह एक हिसाब से व्यंग्य ही तो हुआ। तो गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे, और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। अब ठाकुर को पहला तो आपने राजा शब्द का संबोधन कर दिया गया। गरीब है, न तो किसान, न तो उनका खुद का हल बैल है, न तो उनके बहुत अधिक ज़मीन है, साथ ही साथ छोटा सा मकान था, उसे भी गढ़ी कहा जाता था। लेकिन उन्हें जो मुख्य था कि 2-3 साल का जो पेशगी रहता था, यानी पेशगी जो लगान के रूप में धन लेना होता था, वो बड़ी आसानी से ले लिया करते थे। शामत का मारा, शामत यानी एकदम, अब तो उसकी बुरी स्थिति तभी ना वो वहाँ गया है। तो शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुँचा। ज्वर में ग्रस्त माने डूबी हुई, अर्थात बुखार से तपती हुई पत्नी को लेकर पहुँचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। पौर यानी बिल्कुल जो बाहर का बरामदा है उसमें बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम कर कहा, दाऊजू एक विनती है। दाऊजू अर्थात बड़े भाई का संबोधन है। दाऊजू एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर हिले डुले पूछा, क्योंकि भाई कर्महीन तो ही है, तभी ना वो अपनी थोड़ी सी ज़मीन है उसे भी वह पेशगी के तौर पे लगान के रूप में दे रहा है। इसके कारण कहा गया कि ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया, मैं दूर से आ रहा हूँ,
क्योंकि अपना कारोबार ख़त्म करके आ रहा है। बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि पैदल ही चल रहे हैं और मेरी औरत को ज़ोर से बुखार आ गया। जाड़े में, जाड़े का समय हो गया। अब ये हो जाएगा आपको कि किस समय का है, तो जाड़े का। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए, क्योंकि मार्ग बीहड़ हम सुनसान है, इसे रात में जा नहीं सकते। सुबह होते ही हम लोग चले जाएंगे, इससे सिर्फ रात भर के लिए आप कहीं मुझे 2 हाथ जगह दे दीजिए। कौन लोग हो, ठाकुर ने प्रश्न किया। कर्महीन है, लेकिन कर्महीन होते हुए भी उन्होंने क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जाति छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना, उसके कारण उन्होंने पूछा कौन लोग हो। कौन लोग यानी किस जाति के हो। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी, अर्थात बहुत ही, क्योंकि याचना कर रहे हैं ना, तो वो चेहरे पर गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन भाई अपनी जात को छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उसने, और झूठ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए उसने कह दिया कि हूँ तो कसाई। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है ये किसका घर है, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तुमने। किसका घर, क्योंकि राजा का घर है, तो राजा के घर पे तुझे मालूम है ये ठाकुर का घर है, और तू कसाई जात का, और तू मेरे घर चला आया है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि जानता है किसका घर है, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने। रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। क्योंकि भाई उसको गिड़गिड़ाहट थी ही, उसके चेहरे पे थी, साथ ही साथ उसे था कि कोई तो नहीं दे रहा है, तो कम से कम उसे मालूम था कि भाई आज ही किसी भी व्यक्ति की तारीफ कर दी जाए। जब वह व्यक्ति के अंदर वो गुण ना हो तो वह व्यक्ति ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना, क्षुद्र नदी जल भर उतराई, अर्थात जिसके अंदर वह थोड़ी सी विशेषता हो, या जो एकाएक धनवान हो जाए, जिसने कुछ नहीं देखा है, तो वो जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को कहा जाता है क्षुद्र नदी जल भर उतराई। यहाँ पर भी देखिए, अब वह ठाकुर का क्या था, लोग उन्हें क्या सिर्फ डर के मारे, राजा शब्द का संबोधन, डर के मारे 2-3 साल का पेशगी लगान उसको दे आते थे। तो इन्हीं लिए उसने भी तुरंत ये कहा कि आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई, अर्थात राजा शब्द का संबोधन पा गए, जिसके कारण जो अभी तक उन्होंने कहा ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आए, अब जो भी उनकी कठोरता थी वह गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोले, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया, अर्थात पूरा इतना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि तुम्हें बसेरा यानी तुम्हें रात भर रुकने का स्थान दे सके। नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ, अर्थात तैयार नहीं हुआ। खोटा पेशा क्या है, हम कोई भी चीज़ यदि ईमानदारी से 2 रुपए काम करके कमा के कर रहे हैं तो वह कहीं अधिक अच्छा है, बजाय कि हम चोरी करके कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो समाज है, वह समाज क्या करता है, समाज का ये कहना है कि नहीं, तुम्हारे जो रोजगार हैं उनके अनुसार। तो आप हमेशा देखते हैं कि छोटा सा तिनका है, अगर वह तिनका आँख में पड़ जाता है तो कितनी पीड़ा को पहुँचाता है, लेकिन हम उसी तिनके के ऊपर पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा ना कि तिनका कबो न निंदिए जो पायन तर होए, आपके पैरों के नीचे जो पड़ा हुआ तिनका है उसकी भी कभी आलोचना मत करिए। क्यों, यदि वही आपकी आंखों में पड़ जाता है तो वह घनी पीड़ा पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार, लेकिन आज हमारे समाज में क्या है, आज हमारे समाज में बड़ा और छोटा काम, ईमानदारी से काम करना नहीं है। ईमानदारी को तो आज मूर्खता समझा जाने लगा है, बल्कि आज हमारा यह कि व्यक्ति के कार्यों के अनुसार ही उसका विभाजन किया गया। इसीलिए उसने कहा कि मेरे खोटे पेशे के कारण, और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया था। डर के मारे वहीं बाहर का जो दरवाज़ा है वहीं पर वह किनारे सटकर
बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई, क्योंकि जाड़े का दिन है, बुखार से तपी रही है, जिसके कारण कांपती और सिमटती वहीं गठरी, गठरी कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल निढाल सी होकर के वहीं बैठ गई। ठाकुर ने कहा तुम अपनी चीलम लिए हो, अर्थात तंबाकू इत्यादि का जो सेवन करना, उसके लिए उन्होंने पूछा कि तुम अपनी चीलम लिए हो। हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला तब भीतर आ जाओ, अर्थात यदि चीलम लिए हुए हो और ठाकुर, सरकार, राजा शब्द का संबोधन पा गए, इसलिए उन्होंने कहा कि तो भीतर आ जाओ और तंबाकू अपनी चीलम से पी लो। अर्थात हम छुआछूत को मानने वाले, बस हम साथ देने के लिए अपने चाह रहे हैं, तो वो साथ तुम दो, लेकिन तुम अपनी चीलम से तंबाकू पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के कोने में पड़े रहना। पौर अर्थात जो हमारा ये घर है, इसके एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा तुम कब यहाँ से उठकर जाओगे? क्यों? क्योंकि भाई ठाकुर को भी तो इस समाज का भय है कि समाज में छोटी जात और बड़ी जात को लेकर के, छुआछूत को लेकर जो बातें हैं, जिसके कारण उन्होंने पूछा ये बताओ कि तुम कब यहाँ से उठकर जाओगे? जवाब मिला अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हम जितना भी गलत कार्य करते हैं वो अंधेरे में करते हैं। यहाँ पर अंधेरे में करने का तात्पर्य ये, उसका ये कहना कि जैसे सुबह सूरज की किरण फूटेगी हम तुरंत आगे निकल जाएंगे, यानी सूरज की किरण के फूटने से पहले निकल जाएंगे, गांव वालों के जागने से पहले। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका तात्पर्य दूसरा भी हो गया है कि अंधेरे में ही, अर्थात ये बात यहीं पर ढकी रह जाएगी। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसीलिए पकाने की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात आपको यहाँ पे कोई भी, मैं सिर्फ कोने में पड़ा रहूँगा, मेरे पास रोटियां भी हैं और मैं अंधेरे में ही उठ करके चला जाऊँगा। तुम्हारा नाम रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा कहाँ से आ रहे हो? क्यों? क्योंकि अब तो ठाकुर को भी भाई अब चीलम पीना है, तो आखिर कोई ना कोई बात तो होगी ना, जिसके कारण उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए, अर्थात ललितपुर का रहने वाला है, मणपुरा नामक गांव में रुका हुआ है और वह किसी दूसरी जगह में अपना रोजगार, अपना जो भी वह नौकरी इत्यादि के सिलसिले में वह वहाँ गया था, वहीं से वह लौट रहा है। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, अर्थात काम न करना बुरा नहीं है, बल्कि काम करना और उस काम का जो विभाजन किया है ठाकुर ने, उसके कारण उन्होंने कहा काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं? पेट के लिए करना पड़ता है। वही वो कसाई है, वो पूरे क्यों? क्योंकि वह कसाई कुल में ही उत्पन्न हुआ है, तो वह कोई और रोजगार कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो उसे किसी और चीज़ को करने ही नहीं देगा, जिसके कारण उन्होंने कहा कि क्या करूं? पेट भरने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं चोरी करना नहीं है, बल्कि मुझे ईमानदारी से काम करना, और ईमानदारी से काम करने का मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ वही तो कार्य करूँगा। जिस प्रकार आप देखते ही हैं कि जो जिस परिवार में जन्म लिया होता है उसी के अनुसार अपने कार्यों का आगे विभाजन करते चले जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा क्या करूं? पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो मोची है, नाई है, जो ईश्वर ने, क्यों? क्योंकि वह वैसे ही कुल में उत्पन्न हुए। हमारे जो समाज में कहे जाने वाले धर्माचार्य हैं, हमारे समाज में कहे जाने वाले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने सबके रोजगार को निश्चित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी वो कहानी उसमें श्रम की प्रतिष्ठा में विनोबा भावे ने लिखा है कि आज मजदूर अपने बच्चे को इसलिए नहीं शिक्षित कर रहा है कि वह ज्ञानी बनेगा, नहीं, वह इसलिए शिक्षित कर रहा है कि जो काम वह कर रहा है वह काम उसे न करना पड़े। क्यों? क्योंकि वह उसके काम को, वह अपने ही काम को हीनता की दृष्टि से देख रहा है। आज हमारे समाज में हम ही लोग, आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम लोग
लोगों में विभाजन करते हैं। हम व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा तो अलग थी, क्यों पद और प्रतिष्ठा कहाँ से आई? उसकी नौकरी के आधार पर। व्यक्ति का महत्व तो नहीं है आज समाज में। आज समाज में व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा का महत्व है कि वह किस पद पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर कर दिया है वही उसको करना पड़ता। आज मैं कसाई कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और यदि मैं कोई और एक कार्य करूँगा तो क्या हमारा समाज उसे करने देगा? कतई नहीं करने देगा। इसीलिए उसने परमात्मा का नाम दिया है। क्या नफा हुआ? कभी भी किसी से पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ठाकुर ने पूछा क्या नफा था, कितना फायदा हुआ तुम वहाँ गए थे? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तो कोई ऐसा संबंध नहीं, कुछ नहीं, तो उन्हें यह पूछते हुए थोड़ा सा संकोच हुआ। और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे भी बढ़कर, क्यों? क्योंकि भाई उसने अपने गांठ में संभाल के पैसा रखा हुआ है। आज के समय में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने बताने में, जहाँ तक कि उन्होंने जो पूछने में संकोच हुआ था और जवाब देने में रज्जब को भी हुआ। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है। अर्थात ये नहीं, अब भाई उनके घर रुका हुआ है तो ये भी नहीं कह सकता कि आप इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ को उसने कह दिया, बात को किस प्रकार टालने के लिए, कि पेट के लायक कुछ मिल गया है। यूँ ही ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की, क्योंकि भाई उनका प्रश्न ही निराधार था, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा। भोर कहते हैं जो 4 बजे का शुभ समय होता है, उसी को उसने कहा बड़े भोर, अर्थात उससे भी पहले उठकर चला जाऊंगा। तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह रात भर विश्राम कर लेंगी तो सुबह होते ही उनका बुखार भी कुछ कम हो जाएगा और उस समय में इन्हें लेकर के चला जाऊंगा। तो आपका पहली घटना, ये 2 घटना कंप्लीट हो गई। पहली घटना आपकी रज्जब ने अपना जो परिचय दिया, और दूसरी घटना जो ठाकुर और रज्जब के बीच की बातचीत है उनके आधार पर स्पष्ट कर दिया गया।